हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। जैसा कि हम लोग 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री कर रहे हैं, जो भी नए व्यूअर्स हैं, ये चैनल अपना एनडीए नेवी और एयरफोर्स के लिए बना हुआ है। तो यहाँ पे हम 6 चैप्टर्स कर चुके हैं, 7 चैप्टर चल रहा है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। फर्स्ट चैप्टर पॉइंट, उसमें हम आज लास्ट पार्ट कर रहे हैं। 3 पार्ट कर चुका हूँ मैं ऑलरेडी, 4th पार्ट हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अभी देखिए, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स की बात चल रही थी। तो सेंटर्स में हमने सेंट्रोइड की बात की, सेंटर की बात की है और ऑर्थो सेंटर की बात की है, यानी कि अंत केंद्र की, लंब केंद्र की और केंद्र की। ये बात हम कर चुके हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं परिकेंद्र की, सर्कम सेंटर की। जैसे मैंने ऑर्थो सेंटर में बताया था, वैसे ही सर्कम सेंटर में भी क्या होता है, एज अ डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता अपने पास। जैसे वहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं था, वैसे यहाँ पे भी फॉर्मूला नहीं था। जबकि सेंट्रोइड और इन सेंटर दोनों के केस में अपने पास एक फॉर्मूला था। देखो यहाँ पे बात जो है कि सर्कम सेंटर क्या होता है। तो ट्राइंगल में हमने बात की कि मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट तो क्या होता है, सेंट्रोइड। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है अपना इन सेंटर। ऐसे ऑर्थो सेंटर के लिए अपन ने बात की कि एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु, वो होता है ऑर्थो सेंटर। अभी बात कर रहे हैं सर्कम सेंटर की। तो सर्कम सेंटर क्या होता है कि ये जो साइड है, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब समद्विभाजक, यानी कि कोई रेखा ऐसी हो जो इसको आधा आधा भी करे और साथ साथ में लंब भी बनाए। यानी कि अब की बार ये मीडियन भी होनी चाहिए और ये साथ साथ में एल्टीट्यूड भी होना चाहिए। यानी कि शीर्ष लंब भी हो और माध्यिका भी हो, आधा आधा भी करे और यहाँ पे लंबवत भी हो। तो ऐसा जो समद्विभाजक होगा, यहाँ पे सुन लेना, ये कोई डाउट होता है बच्चों में कि ये कोई जरूरी नहीं है कि ये वर्टेक्स से पास करे। मैंने ऐसे बनाया है क्योंकि अपन फिगर बना रहे हैं, ज्योमेट्री से ज्यादा मतलब नहीं है। क्योंकि क्या करते थे छोटी क्लासेस में, अगर इस लाइन का मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है तो एक आर्क इधर लेते थे, एक इधर, फिर इससे कट करते थे, ऐसे कट करते थे और मिला देते थे। तो ये जो भी आता था इसी को लंब समद्विभाजक वहां पे बोलते थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकता है कहीं से भी निकल जाए, ऐसे भी निकल सकता है, ऐसे आके भी आधा आधा कर सकता है। अपने को मतलब है आधा आधा करें और साथ साथ में 90 डिग्री एंगल बनाए। तो ये तीनों बाइसेक्टर्स जिस जगह पर आके इंटरसेक्ट करेंगे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सर्कम सेंटर। ये जो सर्कम सेंटर की बात आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक सर्कल भी मैं ड्रॉ कर दूं और वो सर्कम सेंटर इस टाइप से होगा। दिस इज द सर्कम सेंटर। और सर्कम सेंटर को सेंटर मान के यहाँ तक का मैंने एक आर्क लिया और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, दैट सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कम सर्कल। ये जो सर्कल बन रहा है उसको कहते हैं परिवृत्त। और इस परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है, यहाँ से यहाँ तक आर हो गए, ये सेंटर हो गया। अगर सेंटर से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस या फिर परिधि पर स्थित किसी बिंदु की दूरी, वो यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगी, त्रिज्या। इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये कैपिटल आर अपना प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ रहे होंगे वहाँ पे काम आएगा। स्मॉल आर और कैपिटल आर। स्मॉल आर होता है इन सर्कल जो होता है, जो अपन ने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स का वो पढ़ा है, उससे एक सर्कल बनाते हैं, उसकी जो त्रिज्या होती है उसका नाम होता है अंतर त्रिज्या। तो बात की बात है। तो अब देखो कोई फॉर्मूला तो है नहीं, लेकिन यहाँ से 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं मेनली। एक क्वेश्चन होता है फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, कि अगर मैं बात करूँ समबाहु त्रिभुज के लिए, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात हम कर चुके हैं कि उसका सेंट्रोइड भी यही होगा। तो सेंट्रोइड निकाल लेंगे, वो तो मैटर ही खत्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मोस्ट प्रोबेबल जो है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछना है तो फिर यहाँ से पूछेंगे, जैसे हमने नेवी और एयरफोर्स में और एनडीए में भी। तो यहाँ से ये क्वेश्चन हो जाएगा जैसे कि इन राइट एंगल ट्रायंगल मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज सर्कम सेंटर। कोई ट्रायंगल के वर्टेक्स दे रखे हैं और अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ट्रायंगल इज राइट एंगल, समकोण त्रिभुज है, तो हमने पता है कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, इसका जो मिड पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट एस होता है, सर्कम सेंटर। क्योंकि यहाँ से देखो, अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूँ जो कि तीनों वर्टेक्स से होके पास करे, ऐसा ही सर्कल बनाना है अपने को, सर्कम सर्कल इसका नाम होता है। तो मैंने ऐसे बना दिया। अब देखो ये जो है, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी आर होगी। तो ये जो मिड पॉइंट होगा, वो मिड पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो ये भी अपने लिए इजी है कि अपने को अगर ये दोनों वर्टेक्स हम आइडेंटिफाई कर ले तो सीधी सी बात है कि ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो दोनों ही क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। अब बात रही थर्ड, जो केवल एनडीए के लिए मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली अगर पूछा गया तो एनडीए में पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछेंगे कि ट्रायंगल ना तो इक्विलैटरल है और ना ही वो ट्रायंगल राइट एंगल है। तो उस केस में क्या करना होगा, तो फॉर्मूला तो है नहीं, अपने पास एबीसीडी 4 ऑप्शन होंगे इस तरह से, जैसे मैंने ऑर्थो सेंटर में बताया था सेम वैसे ही ये तीनों वर्टेक्स दे रखे होंगे एबीसी अपने को। अब देखो अपने को क्या चेक करना है, सपोज करो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए अगर करेक्ट आंसर होता है तो ऑप्शन ए में सपोज करो 1,2 लिखा हुआ है,
मैं यहाँ पे 1,2 रख लूँ एक बार ऐसे 1,2 रख के मुझे क्या चेक करना होगा कि ये तीनों डिस्टेंसेस जो है बराबर आनी चाहिए। ऐसे SB और SC तीनों बराबर आने चाहिए। अगर ये बराबर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है सही आंसर है। तो हम क्या करते हैं कि वो दो डिस्टेंस चेक करके देख लेते हैं कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर बराबर है तो आंसर है, अगर नहीं है बराबर तो हम इसको स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, इसका मतलब आंसर नहीं हो सकता है। तो बेस्ट मेथड ये होता है, बाकी दो h के मान के अपन दो इक्वेशन बना लेंगे, एक बार इसको इसके बराबर एक बार इसको इसके बराबर, दो इक्वेशन बनेगी h और k में, दोनों को सोल्व करके h और k की वैल्यू फाइंड कर ली जाती है। बट अपन इससे नहीं करेंगे, अपन ऑब्जेक्टिव पैटर्न से कर लेंगे। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली BC में आंसर मिल जाता है अपने, तो ABC में से चेक कर लेंगे। चेक करने में बड़ी बात नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट चेक कर लेंगे। ओरली चेक हो जाएगा कि भाई ये बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कैंसिल कर दोगे, ऑप्शन सेकंड पे आ जाओगे। और अगर भगवान ने चाहा पहले में मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आंसर हो जाएगा। तो अपन इस तरह से चेक करते हैं। एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो और नोट कर लो, फिर आगे करवाता हूँ। देखो आगे नेक्स्ट एक एक्सेंटर और होता है, अगर नीड हुई तो मैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में बताऊंगा कि क्या होता है। उसमें कुछ नहीं है, अभी अपन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट की बात कर ली कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है इन सेंटर। ऐसे क्या होता है यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं। जब एक्स सर्कल की बात की जाती है तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स की बात की जाती है। तो ये दो के इंटरसेक्शन से ऐसे सब जगह पे दो का इंटरसेक्शन ले लिया जाएगा। इसका एक्सटीरियर एंगल बनाओगे तो ये एक्सटीरियर एंगल ऐसे, जैसे मान लो इसको ऐसे बढ़ाया मैंने तो ये कोई एक्सटीरियर एंगल हुआ तो एक बाइसेक्टर इधर आएगा, ऐसे एक बाइसेक्टर इधर से लोगे तो ऐसे बाइसेक्ट करते हुए बना दो तो तीन जो है इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएंगे। तो तीनों इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो तीन एक्स सर्कल्स बनते हैं किसी भी ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग। वो बात अपन करेंगे। तीन रेडियस होती है R1 R2 R3, तो उनका फॉर्मूला अपने वो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में कभी कभी जरूरत पड़ती है, बाकी तो वैसे तो ज्योमेट्रिकली कोई जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। देखो आगे हमने जो सेंटर्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड एक बात होती है। एक तो मैं बता चुका हूं कि एनी ट्राइंगल इन एनी ट्राइंगल ऑल सेंटर्स कोइंसाइड्स, किसी भी त्रिभुज में सॉरी इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल किसी समबाहु त्रिभुज में ऑल सेंटर्स कोइंसाइड, सभी केंद्र संपाती होते हैं। ये अपन क्वेश्चन भी कर चुके हैं और ये विशेष करके ध्यान रखना है, स्पेशली ध्यान रखोगे ये बात कि सारे सेंटर्स जो है कोइंसाइड करेंगे इक्विलैटरल ट्राइंगल में। सेकंड बात, इन एनी ट्राइंगल, कोई सा भी ट्राइंगल हो, इन एनी ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर लाइज अलोंग द सेम लाइन, किसी भी त्रिभुज में अंत परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्र तीनों एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। ऐसे बना रहा हूं मैं, देखो कोई सा भी ट्राइंगल होगा भले वो, तो ये O जो है ऑर्थो सेंटर हो गया, ये G सेंटर हो गया, G सेंट्रोइड हो गया और S जो है वो परिकेंद्र हो गया। तो लंब केंद्र, केंद्रक और परिकेंद्र वो हमेशा एक ही रेखा पर स्थित होंगे, जहां पे OG अनुपात GS ऐसे मैं लिखता हूं अगर, तो ये वही 2:1 ही होता है। इस तरह से बुक्स में देखो उल्टा दे रखे हैं, तो O को इधर माना हुआ है, इसको इधर माना हुआ है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर इसे O को मैं इधर लिख दूंगा तो ये रेशो 1:2 हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, OG रेशो GS। अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, सॉरी SG रेशो GO, तब ऐसे लिखेंगे। अभी मैं लिख रहा हूँ OG रेशो GS, तो ये 2:1 होगा। तो यहाँ से क्या होता है, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अपने को पता ही नहीं है। अगर मान लो ये सब चीजें कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, बच्चों को 3 वर्टेक्स दे देते हैं और वो पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता। यहाँ से क्या होता है, अब ये सीधी सी बात है, ये एक तरह से G जो है वो O और S को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को 2:1 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। तो अभी ऑब्वियस सी बात है कि अपने को अच्छे से आता है ये चीजें कि मान लो 2 वर्टेक्स दे दिए, तीसरा निकालना है, ये दोनों दे दिए, ये निकालना है, तो अपन निकाल सकते हैं। शर्त क्या है, अपने को ये थ्योरी पता होनी चाहिए कि 2:1 में इसको डिवाइड करता है इस तरह। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछा भी गया है पहले भी और आगे भी पूछ सकते हैं कि इन एनी ट्राइंगल और सेंट्रोइड डिवाइड लाइन जॉइनिंग ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन 2:1, 2:1 में आंतरिकतः विभाजित करता है। तो कर सकते हो ये क्वेश्चन। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ कुछ भी रैंडमली लिख रहा हूँ 1 2 और मैंने सपोज करो S लिख दिया, S है अपना 3 4 और मैं कहता हूँ कि G जो है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो। तो अपने को कुछ भी नहीं दे रखा होगा, बस यही दे रखा होगा। तो अपने को ऑलरेडी पता है कि G जो है 2:1 में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। तो मैं सीधा सा फॉर्मूला लगा दूंगा, और यहाँ पे हो गया, S यहाँ पे हो गया, देखो वो तो हो गया अपना 1 2 और S मैंने ले लिया 3 4। तो mx2 + nx1 लगा सकते हैं अपन G के लिए। क्या लगाओगे, देखो
2x2 mx2 का मतलब हो गया 6 प्लस nx1 का मतलब 1 डिवाइडेड बाय m प्लस n इज 3 कोमा my2 यानी कि 8 प्लस ny1 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो गया अपना देखो 7/3 कोमा 10/3 7/3 कोमा 10/3। ध्यान रखना भाई, देखो ध्यान से ना, सब कुछ सारी बातें मैं बताया जा रहा हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मेनली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं सारे बता रहा हूँ। और कर लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। देखो ये किसमें बात अपनी रह गई, ये पॉइंट में दैट इज लोकस। तो जो लोग नए हैं वो देख लेना। वैसे तो मैंने ये बात पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर में बताई है, लोकस या बिंदुपथ। लोकस या बिंदुपथ, देखो एक बार इसमें देखना, एक बार इसमें लोकस या बिंदुपथ की बात अपन कर रहे हैं। बिंदुपथ एक्चुअली होता क्या है, लोकस क्या होता है, लोकस का मीनिंग क्या होता है, वो बात समझने की कोशिश करना। ये पॉइंट की बात नहीं, अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, या कहीं भी पॉइंट की बात की है, लोकस की बात होगी तो क्या मीनिंग पूछ रहे हो अपने से, क्या कहना चाह रहे हैं। लोकस होता है पाथ ट्रेवर्स बाय अ पॉइंट, पाथ ट्रेवर्स बाय अ पॉइंट। हिंदी में अगर बात करें अपन तो किसी बिंदु द्वारा तय किया गया पथ बिंदुपथ कहलाता है। कोई सा भी बिंदु पॉइंट जो है वो जो पाथ ट्रेवल करेगा, ट्रेवर्स करेगा, वो पाथ जो है वो लोकस कहलाता है। तो देखो एक बार क्या होता है, एग्जांपल से अगर बात करते हैं, ऐसे अजीब सा लग रहा है, एग्जांपल वाइज में बात करता हूँ। तो सर्कल जो होता है, इस तरह से सर्कल में बना रहा हूँ एक बार। तो सर्कल के लिए अपन ही कहते हैं कि जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए डेफिनेशन दी जाती है। सर्कल की डेफिनेशन होती है दैट लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स, दोज पॉइंट्स का मतलब ये सारे पॉइंट्स जो भी हैं, द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट which are equidistant from a fixed point। इस फिक्स पॉइंट से ये सारे पॉइंट्स जो है इक्विडिस्टेंट होने चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स मिलके एक फिगर फॉर्म करते हैं एंड दैट फिगर इज कॉल्ड एज सर्कल। उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ जो किसी निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहे वृत्त कहलाता है। तो मैं कहूंगा कि ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के लोकस की बात करोगे तो आंसर होगा सर्कल। यानी कि लोकस जो होता है वो एक फिगर होता है, कोई ना कोई आकृति होगी। वो हो सकता है अपने को दो तरह से, इसमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न में दो तरह से इसके आंसर दिए होते हैं। या तो आपको फिगर के फॉर्म में आंसर देगा कि डायरेक्टली लिखा हुआ है कि सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, या फिर वो तुम्हें आंसर देगा इक्वेशन की फॉर्म में कि अपने को लास्ट में फाइनली इक्वेशन लानी होती है। तो जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने बताया था, जेड की जगह रिप्लेस कर देते थे अपन एक्स प्लस आयोटा वाई, और एक्स और वाई में अपने को रिलेशन फाइंड करना होता है। यहाँ पे भी क्या करते हैं, कोई पॉइंट दे रखा होता है और उस पॉइंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले मैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लेता हूँ h, k, और जो भी क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी होती है पहले अपन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। लास्ट में h और k की जो इक्वेशन आती है, उस h और k की इक्वेशन में h की जगह तो x रिप्लेस करते हैं और k की जगह y रिप्लेस करते हैं। फाइनली जो भी एक्सप्रेशन आता है उसको देख के अपन पता करते हैं कि भी कौन सी फिगर की इक्वेशन है। अब देखो अपन ने स्टार्ट ही किया है अभी, तो हमें आइडिया नहीं है, हालांकि पढ़ा हुआ है देखो सबका 11th क्लास में, बट फिर भी कौन सी इक्वेशन किसकी है तो मैं एक जनरल आइडिया तुम्हें दे देता हूँ पहले, कि एक बार ऐसे ही देख लो। नॉर्मल बात है कि मैंने फाइनल इक्वेशन फॉर्म की, जैसा भी मैंने बताया h और k मान के, और अपन ने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी कंडीशन ली है। तो इसमें देखो फर्स्ट केस में ले रहा हूँ कि अगर जो लास्ट इक्वेशन आ रही है फाइनल, उस फाइनल इक्वेशन में x टू द पावर 1 है और y टू द पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 और y की पावर भी 1, तो लोकस होगा स्ट्रेट लाइन। हम आंसर देंगे स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। देखो सरल रेखा की बात अभी पहले भी की थी अपन ने, डिवीजन जब पढ़ रहे थे, क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो x की पावर भी 1 और y की पावर भी 1।
तो अगर x की पावर 1 y की पावर 1 है तो सरल रेखा होगा। सेकंड, लोकस x की पावर 2 हो जाए, y की पावर 1 हो और y टू दी पावर 2 हो, x टू दी पावर 1 हो। हमने जो फाइनल इक्वेशन निकाली है उसमें x टू दी पावर 2 है और y टू दी पावर 1 है, या y टू दी पावर 2 है और x टू दी पावर 1 है। तो दोनों ही केस में अपने पैराबोला पड़ा हुआ है। देखो, एक तो y स्क्वायर बराबर 4x टाइप होता है, या x स्क्वायर बराबर 4ay होता है। इसमें क्या होता है, मतलब जैसे मैंने इक्वेशन निकाली और वो इक्वेशन सपोज करो ये आ गई 16x + 32 = 0, तो उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को कंफ्यूज नहीं होना। y की पावर 2 कितनी होगी, x की पावर 1 होगी। तो y की पावर 2 x की पावर 1 देखा तो हम आंसर देंगे लोकस का कि लोकस इज पैराबोला। तो इसका जो लोकस होगा वो लोकस है अपना पैराबोला, परवलय। थर्ड वन, अगर थर्ड की बात करते हो, अब की बात देखो, x टू दी पावर भी 2 है और y टू दी पावर भी 2 है। x की पावर भी 2 और y की पावर भी 2। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं कोफिशिएंट्स लेता हूँ, a और b मैंने कोफिशिएंट्स लिए सपोज करो। तो ये कोफिशिएंट्स है a और b। यहाँ पे दो तरह की बात होती है, एक तो मैं ले रहा हूँ प्लस साइन और एक बार लेंगे भी अपन माइनस साइन। अगर यहाँ प्लस साइन है तो प्लस साइन में भी दो कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी तो होगी, देखो फर्स्ट, अगर a बराबर b लेता हूँ मैं तो ये लोकस होगा सर्कल। अगर a बराबर b है तो ये वृत्त होगा, लाइक 3x² + 3y² = 12। a और b दोनों बराबर है तो a और b बराबर होंगे, बीच में प्लस का साइन होगा, तो लोकस क्या होगा, सर्कल। अगर a और b बराबर नहीं है, इफ a इज नॉट इक्वल टू b, a इज नॉट इक्वल टू b, तो अपन आंसर देते हैं एलिप्स। जो भी इक्वेशन है वो इक्वेशन जो है दीर्घवृत्त की, एलिप्स की इक्वेशन। लोकस इज एलिप्स। इसका एग्जांपल ले सकते हैं 3x² + 4y² = 12। ये करते थे, 12 को इधर लाके डिवाइड कर लेंगे, यहाँ बना जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो ऐसी इक्वेशन क्या कहलाती है, ये एलिप्स की इक्वेशन होगी। फोर्थ देखो एक बार, फोर्थ के केस में अगर यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है, जैसे ax² - by², तो देखो ये दोनों ही केसेस में जब a बराबर b है और a बराबर b नहीं है, a बराबर b नहीं है और a बराबर b है, दोनों ही केसेस में क्या होगा, हाइपरबोला। लेकिन थोड़ा सा फर्क है, a इज नॉट इक्वल टू b के केस में इसको बोला जाता है ओनली जब a बराबर b नहीं है, तो केवल लिखा जाएगा हाइपरबोला। हाइपरबोला जब अपन पढ़ेंगे तब मैं और डिटेल से बताऊंगा, अति परवलय। बट इफ a इज इक्वल टू b, एग्जाम्पल कोई सा भी ले सकते हो, 3x² - 4y² = 12, वही सेम एग्जाम्पल। a और b बराबर नहीं है अभी फिलहाल। अब a और b बराबर हैं, तो बराबर हैं तो उसके केस में देखो, इसको बोला जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, समकोणिक अतिपरवलय। ये क्या होता है वो मैं डिटेल से बताऊंगा जब हाइपरबोला पढ़ेंगे। समकोणिक अतिपरवलय, तो a इज इक्वल टू b का एग्जांपल कोई सा भी ले सकते हो, 3x² - 3y² = 12। तो ये जो इस टाइप का हाइपरबोला होता है, दैट हाइपरबोला इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो देखो यहाँ से एक ध्यान रख लेना बात थोड़ी सी हल्की सी, अगर ऑप्शन ABCD में है, सपोज करो अपने पास कंडीशन है a = b वाली, और a = b वाली कंडीशन होने के बावजूद उन्होंने अपने को क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऑप्शन में नहीं दिए, और उन्होंने क्या ऑप्शन में दे रखा है, हाइपरबोला, लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है। तो उस केस में नन ऑफ दीज नहीं करना है, अगर नन ऑफ दीज है तो नहीं करना है, हम उसका आंसर क्या लगाएंगे, हाइपरबोला, क्योंकि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज अ काइंड ऑफ हाइपरबोला, ये भी तो एक तरह का हाइपरबोला ही है, तो अपन ऐसा नहीं कर सकते। बट सेकंड केस ये है कि क्वेश्चन में ऑप्शन में अपने को हाइपरबोला भी गिवन है, a = b वाला केस है, हाइपरबोला भी गिवन है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी गिवन है, देन यू विल गो फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये गलती नहीं करनी है तब कि भी हम हाइपरबोला लगा दें, हम क्या लगाएंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव पैटर्न में मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर लगाना होता है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक एग्जांपल करते हैं। देखो find locus of point which is always equidistant
फ्रॉम -1,3 एंड 2,4। हिंदी वाले सुन लेना, देखो एक बार। उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करो जो कि बिंदुओं -1,3 व 2,4 से सदैव दूरी पर रहे। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन ए बी सी डी है अपने पास। ऑप्शन ए में स्ट्रेट लाइन, बी में सर्कल, सी में इलिप्स, डी में हाइपरबोला। ये चार ऑप्शंस हैं। तो हिंदी वाले सुन लेना वापस। उस बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करो जो कि बिंदुओं -1,3 तथा 2,4 से सदैव समान दूरी पर रहे। तो देखो क्या करना है, क्वेश्चन समझो। देखो मैंने रैंडमली क्या किया, पहले 2 पॉइंट ले लिए, -1,3 और एक पॉइंट मैंने ले लिया 2,4, और कोई पॉइंट है अपना h, k। इसकी बारे की बात अपने करनी है। ये जो पॉइंट है ये कहीं भी मूव करे, कहीं भी जाए, लेकिन इसकी यहाँ से डिस्टेंस और इसकी यहाँ से डिस्टेंस हमेशा बराबर रहने वाली, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग h और k से पहले करेंगे। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर इट मींस h + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इट मींस k - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर y2 - x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 मतलब h - 2 का होल स्क्वायर प्लस k - 4 का होल स्क्वायर। ये लिखोगे, ये कंडीशन होगी। दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दोगे स्क्वायर रूट हट जाएगा। देखो इसको ओपन किया तो a स्क्वायर बनेगा यानी कि h स्क्वायर, इधर इसको ओपन किया तो a स्क्वायर बनेगा यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे इसके k स्क्वायर से इसका k स्क्वायर कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट ऑलरेडी हट चुका है। इसको देखो अपन ओपन करेंगे, a + b का होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर का a स्क्वायर तो कट चुका है, प्लस 2ab का 2h प्लस b स्क्वायर का 1 माइनस 2ab का -6k, ये क्या है ना, प्लस b स्क्वायर का 9 माइनस का 4h प्लस 4 माइनस का 8k प्लस 16। ये होगा। देखो यहाँ से अब बात समझने लगो एक बार। ये जो है ना, ये अगर मुझे ऑप्शन में मैंने क्या बताया कि मुझे फिगर दे रखा है ऑप्शन में, तो मैं इसके आगे भी सोल्व नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है h और k इज नथिंग बट x एंड y। x एंड y है तो h और k तो, और मुझे क्या देखना है, h की पावर भी 1 और k की पावर भी 1। इनको इधर उधर भी ले जाएंगे तो भी पावर तो बढ़ेगी नहीं, ना बढ़ेगी ना घटेगी। तो अपन डायरेक्टली इसको सोल्व किए बिना भी मैं डायरेक्ट कह दूँ कि स्ट्रेट लाइन, लोकस विल बी स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा होगा। और हो सकता है देखो अगर अपने को लाइन की इक्वेशन ही दे रखी है, ऑप्शन एबीसीडी में लोकस का आंसर जो है इक्वेशन फॉर्म में ही है, तो अपन इसको सोल्व और कर लेंगे। h को इधर ले आओ 6h, ये k जो है माइनस का 6k उधर का प्लस 8k हो जाएगा तो प्लस 2k, और देखो प्लस 1 प्लस 9 10 4 16 20 माइनस 10 हो जाएगा इधर आके। तो यहाँ से x और y रिप्लेस कर दोगे तो 6x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, या 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द लोकस। और ये किसकी लाइन है, x प्लस by प्लस c बराबर ही लाइन की इक्वेशन है। तो लोकस क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, देखो एक बार, ये अपना पॉइंट वाला पार्ट जो है खत्म हो गया। अब इसमें आगे अपन स्ट्रेट लाइन में बात करेंगे आगे, कि स्ट्रेट लाइन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि स्ट्रेट लाइन से एनडीए में सब एग्जाम्स में एनडीए में 3 4 5 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और जैसे एयरफोर्स नेवी वाला एग्जाम है अपना, तो उसमें भी एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड होता ही होता है कि हर साल पूछ ही लेते हैं स्ट्रेट लाइन का। तो अपन स्ट्रेट लाइन करेंगे इसके बाद। तो जो भी नए व्यूवर्स हैं, बार बार मेरा यही कहना है, पहली बात तो वीडियो को पूरा एंड तक देखा कीजिए, और सेकंड बात, क्योंकि एंड में कभी भी कोई सा भी कॉन्सेप्ट अगर आप स्किप करते हो और वही एग्जाम में आ जाता है तो हमारा सब कुछ यूजलेस होगा। मैंने पूरा पॉइंट पढ़ा है और पॉइंट में सपोज करो क्वेश्चन नहीं आ गया, और हमने क्या किया, उसको आधे में छोड़ा हुआ था, 3 वीडियोस भी देखे हुए थे और इसको भी आधे छोड़ा, फिर हमने छोड़ दिया उसको आधा देख के, तो बेकार हो गए। 3 वीडियोस भी गए और वो सारा अपना चला गया। तो ध्यान रखोगे, जितने भी लोग हैं जो भी देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये देखो एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट ही चल रहा है चैनल, ऐसी कोई फीस मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ। तो मैं जो भी यहाँ पे एफर्ट लगा रहा हूँ उसके बदले आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लड़के हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं या आपके जूनियर्स हैं जो इस साल कोरोना की वजह से जयपुर नहीं आ पाए या कहीं भी नहीं जा पाए, उन लोगों को इस तक पहुँचाओ, ताकि ये जो मेरा जो भी हार्ड वर्क मैं कर रहा हूँ, मेहनत मेरी हो रही है, उसका कुछ ना कुछ मुझे भी लगे कि रिजल्ट मिल रहा है। और जो भी लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारे देख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो नहीं देख रहे हैं।
तो जो नहीं देख रहे हैं वो लोग भी देखें, क्योंकि सबके एग्जाम्स हैं। ये कोई फर्जी में हमारे जो भी मैंने देखा है पूरा, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो सारे उनमें से जितने भी मुश्किल से 10 या 5 सब्सक्राइबर ऐसे होंगे जो बेकार हैं, जिन्होंने ऐसे ही सब्सक्राइब किया है। बाकी सब लोगों का एग्जाम है, या तो एनडीए का एग्जाम है या फिर उनका एयरफोर्स नेवी का एग्जाम है। तो फिर भी इतने कम लोग देखे, कुछ ही लोग हैं जैसे पूरे हैं जितने भी सब्सक्राइबर 500-600 जो भी हो गए चैनल में, उनके मुश्किल से ही मानो कि 20 या 30 सब्सक्राइबर बेकार होंगे, जो किसी भी फैमिली मेम्बर से या कहीं से भी किसी ने किए हैं। बाकी सब मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, और जो लोग कर रहे हैं अभी अच्छे से, जो तैयारी भी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम है। तो उनसे ये मेरे मतलब हम अभी नहीं मिल सकते हैं, क्लास होती तो मैं बता देता, बट सब लोग इसको एक अपील मानो कि लास्ट टाइम रह गया है। अब वो कोई कोरोना सब गए हैं, अब पढ़ने का टाइम आ चुका है। तो अभी जो लोग नहीं देख रहे हैं, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और फॉरवर्ड करो, ताकि मैं इसको कंटिन्यूटी में रख पाऊँ। नहीं तो अदरवाइज वही ऐसा हो जाएगा सब्स्टिट्यूट टाइप का, कि कभी बन गया कभी नहीं बना। ऐसा मैं भी नहीं चाहता, और तुम्हारे लिए भी बेनिफिशियल नहीं होगा। ठीक है, तो आगे जो भी वीडियो आएगा उसमें मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।